हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज एम्बिशन की इस सेशन में। तो हिमाचल प्रदेश ब्रीफ स्टडीज की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हम कर रहे हैं यहाँ पर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो सेक्शन जाकर उसे जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी को डिस्कस कर लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको वहाँ पर बताए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और आज हम करेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर। जितने भी आपके यहाँ के राजा रहे हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो कोशिश करते हैं यहाँ पर जल्दी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया है। हमने देखा था बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का ओवरव्यू, 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे शुरुआती, जो आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने से पहले याद रखने होते हैं। फर्स्ट थिंग, पहला पॉइंट था आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की एस्टेब्लिशमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट। तो कब गठन हुआ था? 1 जुलाई कब हुआ था? 1954 स्थापना हुई थी, जिले के रूप में इसका गठन हुआ था। नंबर सेकंड, इसका एरिया, तो 1167 वर्ग किलोमीटर जो है इसका टोटल एरिया है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, हमने देखा था इसका पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। कितनी है? 327। नेक्स्ट वन, यहाँ पर जेंडर रेशो कितना है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में? जेंडर रेशो जो है वो है आपका 981:1000। ये यहाँ का जेंडर रेशो है। ये फीमेल्स हैं और ये मेल्स हैं। नेक्स्ट हमने देखे थे यहाँ पर लिटरेसी रेट। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट ये है आपका 84.59%। नेक्स्ट, यहाँ पर कुल कितने गांव हैं? विलेजेस हमने देखे थे। विलेजेस कितने हैं? तो 1000, कुल 1061 जो है यहाँ पर गांव हैं, जिसमें से कि हमने देखा था क्या यहाँ पर कुल आबाद गांव कितने हैं? आबाद गांव, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं आबाद गांव। तो जो आपके 1061 में से 965 जो है वो आबाद गांव है। तो ये सभी पॉइंट्स हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जियोग्राफी आपको वहाँ से अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर बात की थी इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की। तो जियोग्राफिकल लोकेशन मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाई थी, वो मैं आपको यहाँ पर फिर से रिवाइड करवा देता हूँ। डायग्राम था आपका इस तरह से, डायरेक्शन थी, ये होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये आ गया आपका बिलासपुर। लोकेशन ही देख रहे हैं हम किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से घिरा हुआ है, जो आपका बिलासपुर है। तो डायरेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। तो ये आ गया आपका सेंटर में बिलासपुर। सबसे पहले ईस्ट की बात करते हैं। तो ईस्ट में इसके 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से? पहला आता है आपका मंडी, दूसरा आता है सोलन। इसी प्रकार से आपको याद रखने हैं। साउथ में सोलन है। वेस्ट में एक स्टेट आता है, वो है आपका पंजाब। और इसी के साथ आपको नॉर्थ वेस्ट में ध्यान में रखना है, ऊना आता है। इस तरह से जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट पूरा घिरा हुआ है। नॉर्थ में 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पहला आता है हमीरपुर, और दूसरा आता है आपका मंडी। तो इस प्रकार से इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। इसी प्रकार से आपको ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे जियोग्राफी से, कि बिलासपुर का पुराना नाम क्या है? इसे कहा जाता है कहलूर। और हमने डिस्कस की थी यहाँ पर कुल कितनी धारें हैं? 7 धारें या पहाड़ियां यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सतधार कहलूर। इसे सतधार कहलूर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 7 मुख्य धारें हैं। इसके अलावा हमने देखी थी मेजर रिवर्स। तो हमारी 5 मुख्य नदियों में से सतलुज नदी जो है यहाँ पर बहती है, सतलुज रिवर। और सतलुज रिवर की यहाँ पर जो सहायक नदियां हैं, पहली आपकी सीरखड़, दूसरी है अलीखड़, एंड थर्ड वन है गंबरखड़। ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं, तो इनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा था यहाँ पर? हमने देखा था रिवर्स हो गई। हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है केवल धारों के लिए फेमस नहीं है, यहाँ पर जो टैंक है उनके लिए भी फेमस है। और जो बिलासपुर की स्थानीय भाषा में टैंक को टोबा कहा जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। टैंक को टोबा कहा जाता है। और यहाँ पर 3 टैंक है मुख्य रूप से फेमस। कौन कौन से? पहला है आपका जगत खाना टैंक, दूसरा है स्वारघाट, एंड थर्ड वन है आपका टैंक संगवाना। ये 3 टैंक यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो आपके पहले 2 टैंक है, जगत खाना टैंक और स्वारघाट टैंक, तो ये आपके निर्मित हुए थे 1874 में। किसके द्वारा? राजा हीराचंद के द्वारा। बिलासपुर के राजा थे राजा हीराचंद। इनके बारे में भी आगे हम डिटेल देखेंगे। तो इनके द्वारा ये दोनों टैंक बनवाए गए थे 1874 में। और जो टैंक संगवाना था, विजय चंद, तो इनके द्वारा जो है वो टैंक संगवाना का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा हमने देखा था यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेक। तो एक ही लेक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है, वो है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर, इसी के ऊपर बना है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध के निर्मित होने से ही गोविंद सागर झील का उत्पत्ति जो है हुई है, भाखड़ा बांध। और ये बना है आपका सतलुज नदी पर, सतलुज रिवर। और ये जो गोविंद सागर झील है, ये एचपी की, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे बड़ी। ये पॉइंट्स हमने देख लिए। नाउ अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का इतिहास की तरफ हम बढ़ते हैं। सभी राजाओं को भी यहाँ पर देखेंगे।
तो फर्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखनी है, बिलासपुर का पुराना नाम, पहले इसे कहलूर रियासत के नाम से जाना जाता था, कहलूर रियासत। तो इसी कहलूर रियासत की स्थापना को हम देखेंगे, जो आपकी कहलूर रियासत थी, इसकी स्थापना हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्थापना, अब स्थापना को लेकर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, पहली पुस्तक का नाम है आपका बिलासपुर। इन पुस्तकों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट। नेक्स्ट वन आता है आपका बिलासपुर गैजेटियर, बिलासपुर गैजेटियर। नंबर 3, नेक्स्ट बुक है आपकी शशिवंश विनोद। इसका नाम आपने सुना होगा, कई बार एग्जाम में भी पूछी जाती है, शशिवंश विनोद। और नेक्स्ट 4th वन आती है आपकी कौन सी, ये आती है चंद्रवंश विलास, चंद्रवंश विलास। इन 4 डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो कहलूर रियासत थी, ये आपकी कहलूर रियासत जो थी, इसकी स्थापना वीरचंद के द्वारा जो है वो स्थापना, इसकी नींव, कहलूर रियासत की नींव जो है वीरचंद के द्वारा 697 ईस्वी में रखी गई है। ये फर्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो आपकी पुस्तकें हैं शशिवंश विनोद और चंद्रवंश विलास, तो इनके राइटर का नाम आपको ध्यान में रखना है, ये लिखी गई हैं गणेश सिंह के द्वारा, गणेश सिंह, गणेश सिंह के द्वारा जो है ये दोनों पुस्तकें लिखी गई है। और ये जो आपकी शशिवंश विनोद है, इनमें से इसे जो है राजा हीराचंद के समय लिखा गया है, राजा हीराचंद। राजा हीराचंद के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जिनके द्वारा टैंकों का निर्माण करवाया गया था, जगत खाना और स्वारघाट। तो राजा हीराचंद के समय ही गणेश सिंह के द्वारा जो है शशिवंश विनोद की रचना की गई थी, इनके शासनकाल में। ये बिलासपुर के राजा थे। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इन चारों के अकॉर्डिंग जो है वो वीरचंद ने कहलूर रियासत की नींव जो है वो 697 ईस्वी में रखी थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम माने किसकी, हचिंसन एंड वोगल की, जो आपके हचिंसन एंड वोगल है, इनके द्वारा पुस्तक दी गई आपकी हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, किसके द्वारा, बाय हचिंसन एंड वोगल। इसके अकॉर्डिंग जो है कहलूर रियासत की स्थापना वीरचंद चंदेल, जो आपके वीरचंद चंदेल थे, इनके द्वारा 900 ईस्वी में की गई है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है, वीरचंद चंदेल के द्वारा जो है वो कहलूर रियासत की स्थापना 900 ईस्वी में जो है वो की गई थी। ये इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो गया। अब हम वीरचंद के बारे में यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीरचंद, इन्होंने कहलूर रियासत की स्थापना की थी सन 900 ईस्वी में। और ऐसा माना जाता है, ऐतिहासिक स्रोतों के अकॉर्डिंग जो है ऐसा माना जाता है कि जो आपके वीरचंद चंदेल थे, कहलूर रियासत की स्थापना इन्होंने की थी। और ये मध्य प्रदेश के, एमपी के बुंदेलखंड चंदेरी, जो वीरचंद जो थे ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड चंदेरी के चंदेल शासक थे। और इन्होंने ही कहलूर रियासत की स्थापना की थी। सबसे पहले जब ये इस एरिया में आए थे तो उन्होंने यहाँ के सतलुज नदी को पार करके, जो आपकी सतलुज नदी थी, उस नदी को पार करके जो है यहाँ के ठाकुरों को हराया था, और यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया था, और उस किले का नाम है कोट कहलूर। और आपको ध्यान में होगा, मैंने पहले आपको करवाया हुआ है, कोट कहलूर किला जो है कहाँ पर स्थित है, बिलासपुर में नैना देवी की पहाड़ियों पर स्थित है। नैना देवी की पहाड़ियों पर, जो 7 धारों में से एक मुख्य है, पहाड़ियाँ, नैना देवी की पहाड़ियों पर ही स्थित है कोट कहलूर। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, वीरचंद चंदेल के द्वारा। इसके अलावा इनके द्वारा जो है यहीं पर जो आपकी नैना देवी पहाड़ियाँ हैं, यहीं पर एक नैना देवी का मंदिर भी बनवाया गया था, नैना देवी टेम्पल। और ऐसा माना जाता है कि ये टेम्पल जो है एक व्यक्ति का नाम है, जो आपके नैना गुर्जर थे, नैना गुर्जर, इनके कहने पर इन्होंने जो है यहाँ पर नैना देवी का मंदिर बनवाया था। और ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ पर सती के नैन गिरे थे, इसीलिए यहाँ पर जो है वो नैना देवी का मंदिर बनवाया गया है, ये मान्यता है यहाँ की। और वीरचंद चंदेल ने जो है यहाँ पर आने के बाद कोट कहलूर में अपनी राजधानी जो है वो स्थापित की, कहलूर रियासत की स्थापना की और कोट कहलूर में जो है अपनी राजधानी स्थापित की। और इसके बाद इन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य 12 ठकुराइयाँ थी, 12 ठकुराइयाँ, इन पर अपना नियंत्रण जो है वो कायम किया था वीरचंद चंदेल ने। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कोट कहलूर आपको ध्यान में रखना है, नैना देवी की पहाड़ियों पर है। और नैना देवी की पहाड़ियों पर अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर जो है एक और किला है, वो कौन सा है, फतेहपुर किला। फतेहपुर किला भी इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है।
तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो यहाँ के इंपॉर्टेंट राजा है। इसके बाद वीरचंद चंदेल पहले राजा थे, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट राजा हुए उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब वीरचंद चंदेल के बाद जो है जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा यहाँ से बनते हैं, देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपके कहाल चंद। कहाल चंद ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका नाम इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि इनके पुत्र थे अजय चंद। इनके पुत्र का नाम है अजय चंद और इन्हीं अजय चंद के द्वारा जो है वो हिंडूर रियासत की स्थापना की गई थी। हिंडूर रियासत, और प्रेजेंट टाइम पे इसका नाम क्या है? नालागढ़। नालागढ़ जो है इसका नाम है अभी प्रेजेंट टाइम पे। और इसकी स्थापना कहाल चंद, जो बिलासपुर के राजा थे कहाल चंद, इनके पुत्र अजय चंद के द्वारा ही की गई थी। नंबर 1। नंबर 2 राजा यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो है आपके मेघचंद। मेघचंद, मेघचंद के कार्यकाल में भी कुछ खास इंपॉर्टेंट कार्य नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एग्जाम में देखे गए हैं। किस वजह से देखे गए वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जो बिलासपुर के राजा मेघचंद थे वो अपनी कठोर नीतियों के लिए जाने जाते थे और जनता के प्रति जो है इनका रवैया काफ़ी कठोर रहता था, जिसके कारण वहाँ की जनता ने जो है इन्हें विवश कर दिया था अपना पद छोड़ने पर, अपना गद्दी जो है वो छोड़ने पर। तो इन्होंने जो है सहायता ली थी किसकी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की सहायता से जो है इन्होंने पुनः गद्दी प्राप्त की थी। और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कहलूर रियासत के राजा मेघचंद ने पुनः गद्दी जो है वो किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो इल्तुतमिश की सहायता से जो है इन्होंने पुनः अपनी गद्दी वापस प्राप्त की थी। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट राजा आते हैं आपके अभिसद चंद। अभिसद चंद, अब इनका नाम भी आपने सुना होगा क्योंकि ये भी एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं। अभिसद चंद क्यों? क्योंकि अभिसद चंद जो थे, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया कि बिलासपुर के जो राजा थे अभिसद चंद ये किसके समकालीन थे? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था, सिकंदर लोदी के समकालीन थे अभिसद चंद। और ये हमारे कौन से राजा हैं? हमने देख लिए आपके वीरचंद चंदेल, उसके बाद हमने डिस्कस किए कहाल चंद, फिर आपके मेघचंद, और 4th नंबर पे है आपके अभिसद चंद। सिकंदर लोदी के ये समकालीन थे। अब नेक्स्ट अब यहाँ पर हम बात करते हैं संपूर्ण चंद की, जो कहलूर रियासत के 5वें राजा थे। संपूर्ण चंद, तो इनसे भी कुछ एक ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट जानकारी है नहीं। संपूर्ण चंद जो थे इन्होंने अपने भाई, बिलासपुर के राजा थे कहलूर के, इन्होंने अपने भाई रतन चंद की हत्या की थी, हत्या करवाई थी या की थी? रतन चंद की हत्या करवाई थी। तो यही आपको ध्यान में रखना है। नंबर 6 जो अगले राजा है वो है आपके ज्ञानचंद। अब ज्ञानचंद इंपॉर्टेंट है, तो ज्ञानचंद को हम यहाँ पर देख लेते हैं। 6 नंबर के राजा है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद, अब ज्ञानचंद क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ज्ञानचंद के शासनकाल में जो है जो आपकी कहलूर रियासत थी ये मुगलों के अधीन आ गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ज्ञानचंद का समय आपको ध्यान में रखना है, 1570 ईस्वी में ये कहलूर के राजा बने थे, 1570 ईस्वी में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। पहली बात, जो कहलूर रियासत थी, नंबर 1 जो आपकी कहलूर रियासत थी वो मुगलों के अधीन आ गई थी, मुगलों के अधीन। पहली बात, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कहलूर के किस राजा के शासनकाल में जो है वो बिलासपुर रियासत या फिर कहलूर रियासत जो है वो मुगलों के अधीन आ गई थी? तो ज्ञानचंद का नाम आपको ध्यान में रखना है। इनके शासनकाल में जो है ये रियासत मुगलों के अधीन आ गई थी। और ये जो ज्ञानचंद थे ये किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन। ठीक है, अकबर के ये समकालीन थे। और ज्ञानचंद से और भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इन्होंने सरहिंद, जो आपके सरहिंद के मुगल वायसराय थे, सरहिंद के मुगल वायसराय, इनके प्रभाव में आकर जो है वो इस्लाम धर्म अपना लिया था, इस्लाम धर्म अपनाया था इन्होंने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ज्ञानचंद से जुड़ी ये सभी जानकारी जो है इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इनके शासनकाल में कहलूर रियासत जो थी वो मुगलों के अधीन आ गई थी, ये अकबर के समकालीन थे, और इन्होंने जो है वो सरहिंद के मुगल वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को अपनाया था। और ज्ञानचंद जो है इनका मकबरा आज भी पंजाब के कीरतपुर में स्थित है, पंजाब के कीरतपुर में इनका मकबरा जो है वो स्थित है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ज्ञानचंद से ध्यान में रखने हैं। ज्ञानचंद के बाद जो अगले इंपॉर्टेंट राजा हैं वो है बीकचंद। और बीकचंद मैं आपको बता दूं ये ज्ञानचंद के ही पुत्र थे। ज्ञानचंद के जो है कुल आपके 3 बेटे थे, जिसमें से 2 ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, और जो बीकचंद थे इन्होंने हिंदू धर्म ही अपनाया था, इन्होंने इस्लाम धर्म जो है वो नहीं अपनाया था। और यही अगले राजा बने कहलूर रियासत के 1600 ईस्वी में,
1600 ईस्वी में ये कहलूर रियासत के राजा बने थे। और इनके द्वारा जो है एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया कहलूर रियासत में। वो क्या था, पहले कहलूर रियासत की राजधानी कहाँ पर थी, कोट कहलूर, जो कि नैना देवी की पहाड़ियों पर स्थित था। कोट कहलूर किला यहाँ पर जो है वो कहलूर रियासत की राजधानी थी। राजा बीकचंद के द्वारा जो है जब ये शासनकाल में आए तो इन्होंने जो है कोट कहलूर से अपनी राजधानी सुनहानी में बदल ली। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज आपको ध्यान में रखना है। अब राजधानी जो है वो कहलूर रियासत की चेंज हो चुकी है। कोट कहलूर से सुनहानी जो है वो चेंज हो चुकी है। तो इनके द्वारा जो है यही एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। के बाद जो महत्वपूर्ण राजा आते हैं वो आते हैं आपके कल्याण चंद। कहलूर रियासत के राजा कल्याण चंद। बीकचंद का टाइम पीरियड हमने देखा कब राजा बने थे, 1600 ईस्वी में, और जो आपके कल्याण चंद थे ये बने थे 1630 ईस्वी में। 1630 ईस्वी में जो है ये कहलूर रियासत के राजा बने थे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कहलूर रियासत के राजा कल्याण चंद ने जो है हिंदूर रियासत की सीमा पर एक किले का निर्माण करवाया था। इन्होंने जो है हिंदूर रियासत के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसका निर्माण जो है वो कहाल चंद के पुत्र अजय चंद के द्वारा करवाया गया था हिंदूर रियासत का। और इन्होंने हिंदूर रियासत की सीमा पर एक किले का निर्माण करवाया था, जिसकी वजह से दोनों रियासतों के राजाओं के बीच लड़ाई हो गई थी और यहाँ पर हिंदूर रियासत के राजा की मृत्यु हो गई थी। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कल्याण चंद से, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं, कल्याण चंद हो गया। नेक्स्ट राजा आते हैं आपके दीपचंद। आई थिंक 8th नंबर के हैं ये, दीपचंद। और ये राजा कब बने, तो ये बने थे आपके 1650 में। 1630 में आपके बीकचंद थे और 1650 में जो है कौन आए, दीपचंद। इन्होंने जो है वो शासन किया 1650 से लेकर 1667 ईस्वी तक, दीपचंद। और दीपचंद क्यों फेमस है, क्योंकि इन्होंने जो है अपनी राजधानी, इनके द्वारा जो है वो राजधानी में एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया था। पहले बीरचंद के द्वारा राजधानी स्थापित की गई थी कोट कहलूर, उसके बाद सुनहानी बदली गई किसके द्वारा, तो जो आपकी राजधानी सुनहानी बदली गई थी वो बीकचंद के द्वारा बदली गई थी। और इसके अलावा बात करें तो दीपचंद फिर आते हैं कल्याण चंद के बाद, और दीपचंद के द्वारा जो है सुनहानी से कहाँ पर राजधानी बदली गई, वो बदली गई आपकी व्यासपुर, जो प्रेजेंट टाइम पे बिलासपुर है। व्यासपुर में इन्होंने सुनहानी से, जो कहलूर रियासत थी इसकी राजधानी सुनहानी में थी, सुनहानी से इन्होंने व्यासपुर, जो प्रेजेंट टाइम का बिलासपुर है, यहाँ पर स्थानांतरित कर दी। और ये कब किया गया था, 1654 ईस्वी में ये चेंज इनके द्वारा किया गया। और इसी के साथ ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्होंने राजधानी बदली बिलासपुर और यहाँ पर स्थापित किया बिलासपुर शहर। तो यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की है, तो बिलासपुर जो शहर है इसकी स्थापना वर्ष 1654 ईस्वी में कहलूर रियासत के राजा दीपचंद के द्वारा जो है की गई थी। इनका उपनाम आपको ध्यान में रखना है, ये शुरू से चंदेल ही चल रहा है, केवल मैं नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन इनका उपनाम जो है वो चंदेल चलते आ रहा है। तो जी दीपचंद चंदेल के द्वारा जो है वो प्रेजेंट टाइम का जो बिलासपुर शहर है इसकी स्थापना वर्ष 1654 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा इन्होंने जो है कुछ एक महलों का निर्माण करवाया, उसमें से एक इंपॉर्टेंट है आपका धौलरा महल। धौलरा महल यदि पूछा जाए तो इसका निर्माण जो है वो दीपचंद चंदेल के द्वारा कराया गया था। और दीपचंद चंदेल ने जो है एक इंपॉर्टेंट प्रथा थी, प्रथा का आपने सुना होगा प्रथा को, राजा को जयदेवा, राणा को राम राम और मियाँ को जय जय। क्या था, राजा को जयदेवा नंबर 1, एंड जो राणा को राम राम, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, और मियाँ को जय जय, जो मियाँ को जय जय। तो ये प्रथा जो थी, ये अभिवादन जो था, इसकी शुरुआत दीपचंद चंदेल के द्वारा जो है करवाई गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और दीपचंद चंदेल ने जो है वर्ष, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, इनके द्वारा जो है वो नादौन के राजा की हत्या की गई थी। दीपचंद चंदेल के द्वारा, जो नादौन के राजा थे, वर्ष 1667 ईस्वी में दीपचंद चंदेल के द्वारा जो है वो नादौन के राजा को मारा गया था। और ये हत्या की गई थी, इन्होंने इनके खाने में विष मिला दिया था, जिसके कारण जो है वो नादौन के राजा की हत्या हो गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ दीपचंद के बाद आपके इंपॉर्टेंट राजा आते हैं यहाँ पर भीमचंद। दीपचंद ने शासन किया 1667 ईस्वी तक, और 1667 ईस्वी में जो है भीमचंद कहलूर रियासत के राजा बने थे, और इन्होंने शासन किया 1712 ईस्वी तक। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में जो है गुरु गोविंद सिंह 1682 ईस्वी में जो है वो कहलूर रियासत की यात्रा पर आए थे। इनके साथ जो है वो गुरु गोविंद सिंह के साथ काफ़ी सारे युद्ध भी हुए, और युद्ध होने से पहले जब ये शासनकाल में आए 1667 ईस्वी में, तो 1667 ईस्वी में आपको ध्यान में रखना है
कहलूर रियासत के राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह ने मिलकर जो है वो मुगलों की सेना को हराया था। तो ये 1667 ईस्वी की बात है। भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह ने मिलकर जो है मुगलों की सेना को हराया था, जिसके पश्चात इन दोनों में भी काफ़ी सारे युद्ध हुए। इसमें से इंपॉर्टेंट है आपका भगानी साहिब का युद्ध। कब हुआ था? 1686 ईस्वी में। तो भगानी साहिब का युद्ध जो है गुरु गोविंद सिंह और कहलूर रियासत के राजा के बीच में हुआ था 1686 ईस्वी में, जिसमें कि कहलूर रियासत के राजा को पराजित होना पड़ा था। और इसके बाद जो है 1686 ईस्वी से पहले भी कई सारे युद्ध हो चुके थे, जैसे कि आपका 1682 में एक युद्ध हुआ था, ये कहलूर रियासत के राजा और गुरु गोविंद सिंह के बीच में ही सारे युद्ध हुए थे। 82 के बाद 85 में हुआ, फिर आपका 86 में हुआ भगानी साहिब का युद्ध। इसके पश्चात 1700 ईस्वी में भी इनके बीच में युद्ध हुआ, लेकिन इन सभी युद्धों में जो है वो कहलूर की रियासत के राजा को पराजित होना पड़ा। जिसके बाद जो है वर्ष 1701 में जो है इन दोनों के बीच में एक शांति संधि स्थापित हुई। और उसके बाद जो है गुरु गोविंद सिंह और जो आपके भीमचंद थे इनके बीच में कोई भी युद्ध नहीं हुआ, जबकि भीमचंद जो थे इनकी मृत्यु 1712 ईस्वी में हो गई थी। तो 1712 ईस्वी में फिर भीमचंद की, सिंह नहीं, भीमचंद चंदेल थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद जो इंपॉर्टेंट राजा आते हैं वो आते हैं आपके अजमेर चंद आते हैं। तो वो कुछ खास है नहीं, क्योंकि उनके टाइम पे सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो है आपका अजमेरगढ़ का किला। अजमेरगढ़ किला, अजमेर चंद, आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, अजमेर चंद। शासनकाल क्या था? शासनकाल था इनका 1712 ईस्वी में मृत्यु हुई थी आपकी भीमचंद की। 1712 में ये राजा बनी और इन्होंने शासन किया 1741 तक। ठीक है। और इनके समय में इन्होंने जो आपकी हिंडौर रियासत थी, हिंडौर रियासत, इसकी स्थापना राजा अजय चंद के द्वारा की गई थी, जो कि कहाल चंद के पुत्र थे। और हिंडौर रियासत की सीमा पर जो है इन्होंने अजमेरगढ़ का किला बनाया था, अजमेरगढ़ का किला। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अजमेरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित था? ये आपका हिंडौर रियासत की सीमा पर बनाया गया था राजा अजमेर चंद के द्वारा। और इनका टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा कुछ और पूछा नहीं जाता है अजमेर चंद से। इनका टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है, वर्ष 1741 से 78 के बीच में इनका शासनकाल रहा था। और ये देवी चंद जो थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ये नादिर शाह के समकालीन थे, नादिर शाह के समकालीन थे, नादिर शाह के समकालीन थे। और इन्होंने कांगड़ा के जो राजा थे घमंड चंद, इनकी सहायता की थी वर्ष 1751 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2। 1751 में जो है कांगड़ा के राजा थे घमंड चंद, इनका नाम भी आपने सुना होगा। घमंड चंद की सहायता जो है वो देवी चंद चंदेल के द्वारा की गई थी। डेट आपको ध्यान में रखनी है, वर्ष आपका 1751 था। घमंड चंद की सहायता जो है वो देवी चंद चंदेल ने की थी और ये नादिर शाह के समकालीन थे। तो इनसे आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखनी है। नाउ देवी चंद के बाद हमारे नेक्स्ट राजा आते हैं यहाँ पर महान चंद। महान चंद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे कई सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखनी सारी डिटेल्स। फर्स्ट थिंग, इनका शासनकाल आपको ध्यान में रखना है, वर्ष 1778 में ये राजा बने और इनका शासनकाल रहा था 1824 तक। और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि कहलूर रियासत या फिर आपकी बिलासपुर जो रियासत थी, इसमें सबसे लंबी अवधि तक जो है वो कौन से राजा रहे थे? तो ये आपके महान चंद ही थे। कुल 46 वर्षों तक इन्होंने जो है वो शासन किया था कहलूर रियासत में, 1778 से लेकर 1824 तक, कुल 46 वर्षों का इनका शासनकाल रहा था कहलूर रियासत में। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब महान चंद जो थे ये राजा बने थे वर्ष 1778 में, तब ये नाबालिग थे और इनके नाबालिग होने के कारण जो कहलूर रियासत का कामकाज था वो संभाला था रामू वजीर ने, रामू वजीर। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इसमें कि जब महान चंद जो थे ये नाबालिग थे तो उस समय कहलूर रियासत का नियंत्रण जो है वो किसके हाथों में था? तो ये रामू वजीर के हाथों में जो था प्रशासन पर पूरा नियंत्रण था। ठीक है। और रामू वजीर जो थी इनकी मृत्यु हो गई थी 1783 ईस्वी में। इसके बाद क्या हुआ? 1783 ईस्वी में अब जो प्रदेश की जो कुल 12 ठकुराइयाँ थी उन पर नियंत्रण कहलूर रियासत का था, लेकिन रामू वजीर की मृत्यु के बाद जो है इन 12 ठकुराइयों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। और इसके बाद 1795 में, ये आपको ध्यान रखना है, 1795 में जो है संसार चंद ने, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर रियासत पर जो है वो आक्रमण करवाया था। ये आपको ध्यान में रखना है, बिलासपुर रियासत पर संसार चंद का आक्रमण कब हुआ था? तो ये 1795 ईस्वी में किया गया था। और जब 1795 ईस्वी में संसार चंद ने बिलासपुर रियासत पर आक्रमण किया तो उसी समय जो है वो सिरमौर रियासत के राजा धर्म प्रकाश की मृत्यु हुई थी। धर्म प्रकाश की मृत्यु, ये सिरमौर के राजा थे और इनकी मृत्यु जो है वो इसी समय हुई थी जब संसार चंद ने कहलूर रियासत पर आक्रमण करवाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और संसार चंद ने बिलासपुर के झंझारधार में जो है वो छातीपुर किले का निर्माण भी करवाया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो बिलासपुर में
झंझार धार है, झंझार धार, धारों के बारे में मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। तो झंझार धार में जो आपका छातीपुर किला, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये संसार चंद के द्वारा जो है वो करवाया गया था। बिलासपुर के राजा महानचंद ने जो है इसके बाद वर्ष 1803 ईस्वी में गोरखों को सहायता के लिए बुलाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार ये पूछा जाता है कि संसार चंद के विरुद्ध जो है बिलासपुर के किस राजा ने वर्ष 1803 ईस्वी में गोरखों को सहायता के लिए बुलाया था? तो ये राजा थे आपके महानचंद। जो है झंझार धार में छातीपुर किले का निर्माण करवाया गया, जिसके बाद राजा महानचंद के द्वारा वर्ष 1803 में राजा संसार चंद के खिलाफ गोरखों को आमंत्रित किया था। सहायता के लिए जो है वो गोरखों को आमंत्रित किया था। गोरखा आमंत्रण किसके द्वारा? महानचंद के द्वारा आमंत्रित किया था 1803 ईस्वी में। और इसके बाद बात करें तो वर्ष 1805 में गोरखा सेनाओं ने जो है वो संसार चंद को पराजित कर दिया। जो संसार चंद थे इन्हें पराजित कर दिया गया, कब? 1805 ईस्वी में। और गोरखाओं की तरफ से गोरखा कमांडर कौन थे? तो ये थे आपके अमर सिंह थापा। इसके बाद हम बात करें तो जो आपकी कहलोर रियासत थी ये 1803 से 1814 ईस्वी तक गोरखों के नियंत्रण में रही। 1814 तक जो है कहलोर रियासत आपकी गोरखों के नियंत्रण में रही, जिसके बाद 1814 ईस्वी में 1814 में ब्रिटिश जनरल थे डेविड ऑक्टरलोनी, इनके द्वारा गोरखा कमांडर जो थे अमर सिंह थापा, इन्हें पराजित किया गया। कहां पर? रतनपुर किले में। ये एग्जाम का पॉइंट बनते हैं सभी, ये पॉइंट जो है एग्जाम का पार्ट बनते हैं सभी, तो आपको ध्यान में रखने। रतनपुर किले में जो है डेविड ऑक्टरलोनी के द्वारा गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को पराजित किया गया था। इसके बाद 6 मार्च 1815 को जो है जो आपकी कहलोर रियासत थी ये टोटली जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई थी। 1815 में ब्रिटिश सरकार के अधीन जो है ये आ गई थी। इसके अलावा बात करें तो वर्ष 1819 में जो है देसा सिंह मजीठिया ने बिलासपुर पर आक्रमण भी किया था। किसने? देसा सिंह मजीठिया, इनके द्वारा जो है वो बिलासपुर रियासत पर आक्रमण किया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखना है, महानचंद, इनका शासनकाल रहा था आपका 1778 से लेकर 1824 तक। बिलासपुर रियासत में सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाले शासक थे। और महानचंद जब नाबालिग थे तो शासनकाल संभाला गया रामू वजीर के द्वारा। और इसके अलावा बात करें तो रामू वजीर की मृत्यु हुई थी आपकी 1783 ईस्वी में। 1783 में जो है रामू वजीर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद जो 12 ठकुराइयाँ थी उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। इसके बाद संसार चंद ने जो है वो 1795 ईस्वी में बिलासपुर पर आक्रमण किया। कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा कब किया गया था? 1795 ईस्वी में। और संसार चंद के द्वारा ही झंझार धार में छातीपुर किले का निर्माण करवाया गया था। जिसके बाद बिलासपुर के राजा महानचंद ने जो है वर्ष 1803 में गोरखों को आमंत्रित किया सहायता के लिए। किसके खिलाफ? राजा संसार चंद के खिलाफ। और गोरखा कमांडर थे अमर सिंह थापा। 1805 में जो है गोरखा सेनाओं के द्वारा संसार चंद को हरा दिया गया, पराजित कर दिया गया। और 1803 से 1814 ईस्वी तक जो है जो आपकी बिलासपुर रियासत थी ये गोरखों के नियंत्रण में रही थी। इसके अलावा 1814 में डेविड ऑक्टरलोनी ने रतनपुर किले में जो है वो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हरा दिया था। और 6 मार्च 1815 को अब गोरखाओं को यहाँ पर हरा दिया, तो जो आपकी बिलासपुर रियासत थी ये पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन आ चुकी थी। उसके बाद 1819 में जो है वो देसा सिंह मजीठिया ने भी बिलासपुर पर आक्रमण किया था। तो ये आपको सभी पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। तो महानचंद के बाद जो इंपॉर्टेंट राजा आते हैं वो आते हैं आपके खड़कचंद। उपनाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, उपनाम आपको ध्यान में रखना है, चंदेल इनका उपनाम था। अब इसके बाद आते हैं आपके खड़कचंद का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1824 से लेकर 1839 तक, क्योंकि 1824 तक जो है आपके महानचंद बिलासपुर के राजा थे। उसके बाद खड़कचंद आते हैं। खड़कचंद से एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इनके शासनकाल को जो है बिलासपुर रियासत के इतिहास में जो है वो काला युग के नाम से जाना जाता है। तो काला युग इनका शासनकाल कहलाता है। किसका? बिलासपुर के राजा खड़कचंद का। 1839 तक इन्होंने जो है वो शासन किया था। इनके बाद जो राजा बने वो बने थे आपके जगत चंद।
और ये रहे थे आपके 1839 से लेकर 1857 तक, यानी 1857 की क्रांति तक जो राजा थे वो थे आपके राजा जगत चंद के बाद इंपॉर्टेंट राजा आते हैं आपके राजा हीराचंद, जिनके बारे में मैं पहले से जिक्र कर रहा हूं। राजा हीराचंद, इनके द्वारा जो है बिलासपुर रियासत में जो आपका स्वर्घाट टैंक है और जगत खाना टैंक है उनका निर्माण कराया गया था 1874 ईस्वी में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो 1857 से लेकर 1882 तक जो है इनका शासनकाल रहा था। राजा हीराचंद का शासनकाल कब तक था? ये था आपका 1857 से लेकर 1882 तक। अब इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इनके शासनकाल को जो है बिलासपुर रियासत के इतिहास में जो है वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण काल, स्वर्ण युग या काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो राजा हीराचंद के शासनकाल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राजा हीराचंद जो थे इन्होंने 1857 के विद्रोह में, जो आपका 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, जिसके कारण जो है अंग्रेजों का इन्हें फुल सपोर्ट था और इनका कामकाज जो है वो अच्छी तरीके से चलता था। पूरी व्यवस्था जो है अच्छी तरह से इन्होंने संभाली हुई थी। तो इन्हीं के शासनकाल को बिलासपुर रियासत के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो मियाँ भंगी पुरगनिया थे, मियाँ भंगी पुरगनिया, भंगी, मियाँ भी ध्यान रखिए, मियाँ भंगी पुरगनिया, ये जो थे इनके समय में, राजा हीराचंद के समय में बिलासपुर रियासत के वजीर हुआ करते थे। ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1857 में जो है, सॉरी 1874 में जो है इनके द्वारा जगत खाना टैंक का निर्माण कराया गया था। जगत खाना टैंक और साथ ही में आपका स्वर्घाट टैंक। तो इन दोनों टैंकों का निर्माण जो है राजा हीराचंद के द्वारा जो है वो 1874 में किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। से जुड़े कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने। पहला ये कि राजा हीराचंद ने जो है बिलासपुर रियासत में सबसे पहले भूमि सुधार जो है इन्हीं के द्वारा करवाए गए थे। भूमि सुधार इन्हीं के द्वारा करवाए गए थे। और इनके समय में जो भूमि कर हुआ करता था वो पैदावार का तीसरा हिस्सा हुआ करता था। पैदावार का तीसरा हिस्सा, तो पैदावार का तीसरा हिस्सा जो है ये भूमि कर के रूप में लिया करते थे। तो ये सभी पॉइंट्स आपको राजा हीराचंद के बारे में ध्यान में रखने हैं। इंपॉर्टेंट राजा आते हैं अमरचंद। अमरचंद, इनका टाइम पीरियड क्या था? तो जो आपके हीराचंद थे 1882 तक रहे थे, तो 1882 से लेकर इनका शासनकाल जो था वो रहा था 1888 तक। 1888 तक ये आपके अमरचंद थे। इनके शासनकाल के दौरान जो है वो मुख्य रूप से दो इंपॉर्टेंट आंदोलन हुए थे, वो आपको ध्यान में रखने। वो कौन कौन से थे? पहला था आपका अमरचंद के शासनकाल में जो है गुग्गा गड़ेलवी आंदोलन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आंदोलन है वो है आपका बिलासपुर के दुम आंदोलन। तो ये दो इंपॉर्टेंट आंदोलन जो थे ये राजा अमरचंद के समय में हुए थे। राजा अमरचंद 1882 से लेकर 88 तक बिलासपुर रियासत के राजा रहे। इनके शासनकाल के दौरान जो है ये आपका जो गुग्गा गड़ेलवी है इनमें यहाँ पर जो है आंदोलन हुए थे। और इन आंदोलन को नाम था आपका जुग्गा आंदोलन नहीं कहा जाता था, सॉरी जुग्गा आंदोलन। और जो आपके बिलासपुर में दोम आंदोलन हुए थे ये भी राजा अमरचंद के समय हुए थे, वर्ष 1863 में। तो ये इंपॉर्टेंट दो ही आंदोलन जो आपको इनके शासनकाल से याद रखने हैं। नाउ अमरचंद के बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट राजा आते हैं बिलासपुर रियासत के, वो आते हैं आपके राजा विजयचंद। राजा विजयचंद जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे भी कई सारे प्रश्न जो है वो एग्जाम का पार्ट बनते हैं। ये कुछ एक डिटेल्स मैंने इसके बारे में लिख दी है। सबसे पहले इनका शासनकाल जो है कब से कब तक रहा? तो वर्ष 1888 तक जो है राजा अमरचंद थे, कहलूर रियासत के राजा, बिलासपुर रियासत के राजा। और 1888 से लेकर 1928 तक जो है विजयचंद जो है वो बिलासपुर रियासत के राजा बने थे। अब इनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए उनमें से सबसे पहला आता आपका वर्ष 1900 में इनके द्वारा जो है वो रंग महल का निर्माण करवाया गया था। तो बिलासपुर में जो आपका रंग महल है इसका निर्माण राजा विजयचंद के द्वारा जो है वो 1900 ईस्वी में करवाया गया था। नेक्स्ट इन्होंने जो है बहादुरपुर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। और बहादुरपुर की पहाड़ियां मैं आपको करवा चुका हूं पहले पार्ट में, तो अगर आपने वो नहीं देखा था उसे जाकर जरूर देखें। बहादुरपुर को जो है इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इनके समय में जो वजीर हुआ करते थे वो थे अमर सिंह, वजीर अमर सिंह। 1903 में ये वजीर बने थे बिलासपुर रियासत में। और राजा विजयचंद ने जो है प्रथम विश्व युद्ध में कब से कब तक 1914 से लेकर 18 तक जो है वो ब्रिटिशर्स की सहायता की थी। प्रथम विश्व युद्ध में जो है इन्होंने ब्रिटिशर्स की सहायता की थी। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम का पार्ट बनता है वो है आपका ब्रिटिश मॉडल एडमिनिस्ट्रेशन। तो राजा विजयचंद के द्वारा
आपको एग्जाम में इस प्रकार से पूछा गया था, पहले भी पूछा जा चुका है कि बिलासपुर रियासत के किस राजा ने जो है अपना प्रशासन ब्रिटिश मॉडल पर चलाने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें फेल हो गए थे। तो ये किया था विजय चंद ने। इन्होंने अपने प्रशासन को जो है वो ब्रिटिश मॉडल पर चलाने की कोशिश की थी। और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए अंग्रेजों के द्वारा जो है इन्हें KCIE की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट वर्ष 1931 में जो है इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु हुई थी बनारस में। तो ये सभी पॉइंट राजा विजय चंद से महत्वपूर्ण है, ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। के बाद हम बात करते हैं बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा राजा आनंद चंद की। आनंद चंद जो थे ये बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक थे। इनका शासनकाल जो था 1928 में ये बिलासपुर रियासत के राजा बने और 1948 तक इन्होंने बिलासपुर रियासत पर शासन किया था। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहली बात, जो आनंद चंद थे बिलासपुर के राजा, ये महात्मा गांधी के शिष्य थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, तो आपने ध्यान रखना है। ये महात्मा गांधी के शिष्य कौन थे जो बिलासपुर के राजा थे? वो थे राजा आनंद चंद, और ये बिलासपुर के अंतिम शासक थे। और जब 1947 में जो है वो पुनर्गठन हो रहा था, भारत में जो है वो सभी प्रिंसली स्टेट्स का विलय हो रहा था, तब राजा आनंद चंद जो थे ये भारत में विलय के पक्षधर नहीं थे और ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसी के चलते जो है बिलासपुर रियासत को 9 अक्टूबर 1948 को पार्ट सी स्टेट का जो है वो दर्जा दिया गया था। तो पार्ट सी स्टेट कब बना था बिलासपुर? ये ध्यान में रखनी है आपको डेट, 9 अक्टूबर 1948 को जो है बिलासपुर रियासत जो है पार्ट सी स्टेट बनी थी। और जो राजा आनंद चंद जो थे ये बिलासपुर पार्ट सी स्टेट के पहले मुख्य आयुक्त थे। कब? 1948 में। जिसके बाद 1949 में जो थे श्रीचंद छाबड़ा बिलासपुर के दूसरे मुख्य आयुक्त बने थे। ये दो जो है वो मुख्य आयुक्त रहे थे बिलासपुर पार्ट सी स्टेट के। और इसके बाद फाइनली जो है 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को 5वें जिले के रूप में जो है वो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनाया गया था। कब? 1 जुलाई 1954 को। जो आपके राजा आनंद चंद थे इन्हें जो है वो लोकसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। वर्ष 1957 में जो है ये हिमाचल प्रदेश से चुने गए थे और वर्ष 1964 में ये बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए थे, राज्यसभा के लिए। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको राजा आनंद चंद के बारे में भी ध्यान रखनी है। इनसे यही एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने सभी राजाओं के बारे में आपको बताई हैं वही आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ हमारे बिलासपुर रियासत के राजा जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। आई थिंक इसका एक पार्ट हमें और भी डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी बिलासपुर रियासत की अर्थव्यवस्था है वो हमने अभी तक नहीं देखी है। और अर्थव्यवस्था के साथ जो आपके छूट रहे पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा वन लाइनर फॉर्म में। जो भी जानकारी है कि बिलासपुर जो आपकी बिलासपुर जिला है उसकी स्थिति क्या है प्रेजेंट टाइम पे, अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और भौगोलिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हम जो है वो पूरा यहाँ पर एक पार्ट में देख लेंगे। तो आई थिंक इसका एक और पार्ट हमें डिस्कस करना पड़ेगा। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो और ये पूरी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जितने भी लोग हमें देखते हैं, चाहे 5 हैं चाहे 10 हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने दोस्तों के साथ कम से कम 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये सभी तक पहुँच सके। और आगे मैं कोशिश करूँगा एक बेहतर तरीके से आपके लिए जो है वो सब कुछ लेके आऊँ। बिलासपुर रियासत का, जैसे कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो इसका एक पार्ट मैं आपके लिए MCQs का भी लेके आऊँगा। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा छूट रहा है उसका भी लेके आऊँगा, तो ज़रूर मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप बस इसी तरह से बने रहिएगा चैनल पर। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।